हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये जो फीडबैक अपना देने का काम है, ये थोड़ा आराम से करने का है। तो इसमें आप लोग जब हमारा ओरली फीडबैक चलेगा ना, उस टाइम आप लोग आराम से लिख लें, क्योंकि ये होता रहेगा, हमारे पास समय कम है। तो जितना जो हो गया ठीक है, बाकी उस समय कर लेंगे। ठीक, तो फिर शुरू करें। तो आज तीसरे दिन का अंतिम सत्र है और अभी तक जो परसों से लेके कल तक जो बीच बीच में उधेड़-बुन हो रहा था और विचारों में बहुत कुछ चलने लग रहा था, अब वो सारी व्यवस्थित हो गई हैं समाज में आते-आते। जो मैं देख पा रही थी और मुझे भी बहुत तृप्ति हो रही थी आप सबके तृप्ति को देखकर। तो क्या ऐसा मैं ठीक सोच पा रही हूँ या ये बस मेरा मानना ही हो रहा है? ठीक है ना? और इसलिए हम सबको ये आश्वस्ति मिली है कि अगर प्रकृति को भी कम समय में भी हम कर लेंगे तो आप उससे जोड़कर देख पाएंगे। वैसे भी प्रकृति के लिए हमने जो हमारा सहज सुकृति है, बचपन से ही देखिए तो हम पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से बहुत ही कनेक्टेड फील करते रहते हैं। उसी के साथ हम बड़े भी होते हैं और हमारे ईवीएस की किताबों में हमने बहुत कुछ सीखा, समझा और उस तरह से हम प्रकृति के साथ कनेक्ट होने की कोशिश भी करते रहे हैं, है ना? लेकिन बीच बीच में हम जो जांचना है और जांचना है सहज सुकृति के आधार पर, ये नई बात हमें प्रकृति में मिलने को जा रही है। ठीक, तो इसी के रेफरेंस में अभी हम बात को रखेंगे। 20-25 मिनट में इस बात को हम सब देखने की कोशिश करेंगे कि ये हम इसमें हमारा सहज रूप से क्या क्या सुकृति है, इस रेफरेंस में देखेंगे। अदरवाइज़ इन्फॉर्मेशंस के तौर पे तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि प्रकृति के लिए क्या करना है, कैसे है प्रकृति, हम किधर को जा रहे हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशंस तो हैं ही हमारे पास। तो अब हम प्रकृति की व्यवस्था में समझने के लिए यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है, इंटरकनेक्टेडनेस, सेल्फ रेगुलेशन एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमंग द 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर। तो यह बताने की बात नहीं है कि हम सब कैसे इंटरकनेक्टेड है और हम सब परस्पर पूरकता के साथ रह रहे हैं, और सेल्फ रेगुलेशन क्या है ना? ये 3 दिनों में बहुत कुछ अलाइन हो गया है। फिर शुरू करते हैं, जैसे कि बीच बीच में दीदी ने बताया भी था कि ये पूरा ही एक सीक्वेंस में है। ये पूरा का पूरा जो वर्कशॉप है ये एक सेंटेंस है। तो इसका शुरुआती जो हम देखें कि हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो सब सुखी होने के अर्थ में करते हैं। सुखी होने के अर्थ में जब करते हैं तो जब हम तभी सुखी हो पाते हैं जब हम हार्मनी में होते हैं। हार्मनी मीन्स व्यवस्था में होते हैं, और व्यवस्था में जो होना है हमारा मिनिमम 4 स्तरों पे है, स्वयं से लेके परिवार, समाज और प्रकृति अस्तित्व। इसमें से कहीं भी अव्यवस्था होती है तो हमारा जीना व्यवस्थित और संगीतमय नहीं होगा और हम सुखी नहीं हो सकते। ये हमने इन 3 दिनों में डिस्कस किया। लेकिन अगर उसको हम अपनी मान्यताओं के रेफरेंस में देखें तो मान्यता यही थी कि सुख बराबर संवेदनाएं, है ना? कि बहुत सारी चीज़ों की संवेदनाएं हमें मिली। आँखों को अच्छा लग रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी अच्छी चीज़ें देखना, है ना? और सम्मान बराबर सामान, और इस तरह से हमारा जीना हो रहा था। लेकिन 3 दिनों से जितनी भी जांच परख हमने की तो हमें अलाइन होती हुई नज़र आई। ठीक, तो इसी क्रम में हम लोगों ने हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग, हार्मनी इन फैमिली, सोसाइटी को देखा। और यहाँ तक आते आते कैसा लग रहा है? यहाँ तक आते आते कल जो दोपहर में, और स्पेशली मुझे वो डिस्कशन याद है जो कपड़ों के ऊपर हो रहा था, तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि कपड़ों के लिए हमें लिमिट करना है। अब क्या लग रहा है कि कपड़ों के लिए लिमिट करना है या आवश्यकता? अब वो क्लियर होता जा रहा है ना, कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, एज ए शिक्षक, शिक्षा संस्कार में हमारा रोल क्या है। और फिर जब जैसे जैसे इसको पकड़ेंगे तो बाकी चीज़ें व्यवस्थित होती जाएगी। एज ए शिक्षक हम अपने उद्देश्य को, अपने पर्पस को समझेंगे तो बाकी चीज़ें अलाइन होती जाएंगी। ऐसे ही जितने भी लोग हैं, जिन जिन तक ये पहुँचेगा, वो अपने अपने रोल को देखेंगे तो बाकी चीज़ें अलाइन होती चली जाएंगी। ठीक, तब यहाँ पर
फिर से हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वही रहेगा। ये आज 3 दिनों की बात नहीं है, ये इसके बाद जो है मेनली इन्हीं 2 चीज़ों पे हमें देखना है कि जो भी जीवन में जो भी पड़ाव आते हैं या जो भी प्रस्ताव आते हैं या जो भी परिस्थितियाँ आती हैं उनको हम प्रस्तावों के रूप में लें कि ये मुझे सहज रूप से स्वीकार्य है या नहीं, और फिर उसको अपने लाइफ में उसको वैलिडेट करके देखें, एक्सपीरियंस के तौर पर वैलिडेट करके देखें। अगर जीने में संबंधों में हमें म्यूचुअल फुलफिलमेंट होता है तो लगता है कि ये प्रपोज़ल ठीक था, और वैसे ही अगर नेचर के साथ जीने में प्रोस्पेरिटी होती है, नेचर एक्सप्लॉइट नहीं होती है, तो दैट मीन्स हम प्रॉस्पेरस हैं। ये सारा ये वही क्रम है। इसी क्रम में अब हम देखते हैं कि है क्या, प्रकृति में व्यवस्था क्या है। तो फिर वही बात जो अभी तुरंत मैंने अभी कहा कि प्रकृति में जो व्यवस्था है वो हमें सहज रूप से स्वीकार्य है कि नहीं। हमारा प्रकृति जो है उसको हम नर्चर करना चाहते हैं या एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? नर्चर करना चाहते हैं। और बचपन से ही हम लोग बहुत कुछ पढ़ते रहे हैं, कोटेशंस लिखते रहते हैं, स्लोगन्स बना के बच्चों से प्रोजेक्ट भी बनवाते हैं, है ना। लेकिन ये इतना ही काफ़ी है या उसको आगे और भी समझना है, और है ना। और आगे जब समझना है तो अपने जीने के स्तर को देखते हैं। केवल जैसे कि दीदी ने भी बताया कि अगर एक एक चीज़ को पकड़ के रख लेंगे कि मुझे एजुकेशन देना है या मुझे प्रकृति को देखना है या मुझे परिवार को देखना है, तो फिर वो कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे। तो कनेक्टेड कैसे होंगे? जब हम सबको समग्रता में देखेंगे कि इसका क्या रोल है हमारे सुख से। तो हमारे सुख से अगर क्या रोल है तो हम इसको सीधा सीधा, कल से मुझे ये जो दीदी ने लिखा ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये जो है आप इसमें देखें कि स्वयं हूँ मैं, है ना। इसके बाद मेरा, इसके साथ साथ मेरा शरीर है। शरीर को क्या चाहिए? कपड़े, और यहाँ पे कार एक सिंबल है कि सारी सुविधाएं हमें चाहिए। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ इधर दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वयं जो है और बॉडी, क्लोथ्स, ये कार, मोटा मोटी ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। बीच में अगर ध्यान से देखें तो स्वयं और बॉडी है, और बॉडी को क्या सब चाहिए? बॉडी भी एक प्रकृति का ही पार्ट है, और इसे सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी है वो हम सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, फिर हमें पानी की ज़रूरत होती है, फिर भोजन की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही करीब है हमारे। तो इन सब के साथ साथ जो है हम कितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कपड़ों से, कार से, और कार ही नहीं, कार के साथ बहुत सारी सुविधाओं से। तो अगर इनका जो सदुपयोग होता है तो फिर ये हमारे स्वयं के समझने के अर्थ में होता है। तो प्रकृति जो है इसको हम यहाँ जैसे ही देखते हैं कि इसका कितना बड़ा रोल है मैं और शरीर के व्यवस्था के लिए, तो फिर वैसे वैसे हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम यहाँ से शुरू करते हैं सुविधाओं से, फिज़िकल फैसिलिटी से ही, तो फिर हम कहीं ना कहीं वो एक्यूमुलेशन ऑफ फिज़िकल फैसिलिटीज़ में चले जाते हैं। तो ये परसों से जो बात हो रही है फिज़िकल फैसिलिटी, सुविधाओं की या संबंध सुविधा की, तो उसका वही जो है प्लेसमेंट, जो बराबर बात होती रही है कि हमें उसका प्लेसिंग करना है कि कौन सा कहाँ रहेगा। जब सुविधा हाई प्रायोरिटी पे चली जाती है तो फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। अब ये देखिए नेचर क्या है। जैसे ही नेचर की बात आती है तो हमारे मन में या हमारे इमेजिनेशन में क्या सब आता है? हाँ, शुरू होता है पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, फिर जानवर, सब होता है, लेकिन एनवायरनमेंट। लेकिन क्या हमने कभी इंक्लूड खुद को किया है कि मैं भी प्रकृति हूँ, प्रकृति की एक इकाई हूँ? ये कितनी बार ध्यान जाता है? हाँ, पार्ट है, यहाँ तो देख के लग रहा है, लेकिन वैसे ध्यान कितनी बार जाता है? तो जो हमें दिखता है, हाँ, जब ज़्यादा डीप में सोचते हैं तो लगता है कि हम इसके पार्ट हैं, लेकिन ज़्यादातर यही लगता है कि प्रकृति की जो ये सारी इकाइयाँ हैं मेरे उपयोग और उपभोग करने की चीज़ें हैं, है ना। तो वहाँ पे पहला वो जगह होती है पहली, जहाँ पर हम खुद को
डिस्टेंट कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि उसमें मैं भी हूँ, इसमें हवा है, पानी है, पेड़ है, मिट्टी है, चिड़िया है, जीव है, जानवर है, धरती, आकाश, सूरज, धातु, ये सारे हैं। इसके अलावा मैं भी हूँ, और मैं अगर हूँ तो मेरे साथ साथ कौन है? मैं भी हूँ। मेरा शरीर है ह्यूमन बीइंग का, और मैं हूँ और शरीर भी है। तो एक यहाँ पर ये शिफ्ट दिख रहा है कि मैं जो आज तक प्रकृति को एक दूर से डिस्टेंस फॉर्म में देखता था, वो मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं, वो सारी इकाइयों को हमने अलग अलग 4 कैटेगरीज में इनको क्लासीफाई कर लिया। अब वो सारी व्यवस्थित हो गई 4 कैटेगरीज में, है ना? अब इसमें क्या है? बायो ऑर्डर में प्राण अवस्था में पेड़ पौधे हैं। उससे पहले क्या है? पदार्थ अवस्था। पदार्थ अवस्था में मिट्टी, धातु, जीव अवस्था में पशु पक्षी, और ज्ञान अवस्था में मनुष्य। ये भी दिख रहा है। यहाँ पर जब हम देखने जाते हैं तो सबसे पहले पदार्थ अवस्था में मिट्टी और धातु है, जो कि पहले भी बात हो चुकी है कि यहाँ पर हम जो धरती पे रह रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिट्टी और धातु है। ये हम सब ने देख लिया था। फिर उसके बाद पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे कैसे सरवाइव करेंगे? तो उनके लिए जो आधार है, वो आधार है मिट्टी, हवा, पानी, ये पदार्थ अवस्था। अब इन दोनों में क्या है कि ये एक दूसरे को म्यूचुअली फुलफिल करते हैं। अब कैसे म्यूचुअली फुलफिल करते हैं? तो वो हम एक वृक्ष का जो है उसके पूरे ग्रोथ को देख सकते हैं कि कैसे हम उसमें बीज डालते हैं, और जब बीज डालते हैं तो मिट्टी, हवा, पानी, वो सब उसको पोषित करती हैं, और वो बड़े होके एक वृक्ष के रूप में तैयार होती हैं। फिर उसके फल, फूल, पत्तियां जो भी गिरती हैं नीचे, वो फिर जाके मिट्टी को नर्चर करती हैं, संवर्धित करती हैं, और मिट्टी अपने आप में एनरिच होती है, और फिर वो पौधे को पोषकता प्रदान करती है। तो इस तरह से ये जो है एक दूसरे को म्यूचुअली फुलफिल करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये इसमें दोनों ही यूनिट जो है वो चक्रीय व्यवस्था में है। फिर यहाँ पर अब आ गया प्राण अवस्था, जिसमें पेड़ पौधे हैं। अब पेड़ पौधे में क्या है कि पेड़ पौधे फिर प्राण अवस्था से अपना फल फूल लेकर खाते हैं, और वो पोषित होते हैं। बदले में ये क्या देते हैं? ये जीव जंतु क्या देते हैं? तो ये जो एक्सक्रीट करते हैं, उससे जो है, जो मिट्टी है, पदार्थ अवस्था है, उसको पोषण मिलता है। मैन्योर का जो काम होता है वो होता है। और फिर इस तरह से ये तीनों एक दूसरे के साथ चक्रीय व्यवस्था में काम करते हैं, और हर एक इकाई एक दूसरे से परस्परता में पूरकता का काम कर रही है, एक दूसरे को संवर्धित कर रही है, संरक्षित भी कर रही है और संवर्धित भी कर रही है। इसको तो हम लोगों ने सबने जाना ही था अभी तक, तो ये तो कोई नई बात है नहीं। इसमें बहुत सारे, अगर नॉलेज की बात करें तो हम सबके पास बहुत सारा ज्ञान है, हम सबके पास बहुत ही इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इसके अलावा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, वहाँ देखने की बात है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हम जो प्रकृति की चारों इकाइयाँ हैं, इसमें हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पहले हमने देखा कि ये तीनों जो पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था और जीव अवस्था है, ये आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब कर पा रहे हैं क्या? तो या इनका चाहना है कि मैं डिस्टर्ब करूं एक दूसरे को? तो इनका जो आचरण है वो क्या है? निश्चित आचरण है, ये लोग डेफिनेट है ना? तो अब यहाँ जो है मैं आ गया, अपने शरीर हम सब आ गए, ह्यूमन बीइंग, है ना? अब ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं?
तो वो म्यूचुअली फुलफिलिंग हम हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? हम तो चाहते हैं, हमारा चाहना है क्या कि हम फुलफिलिंग ना हो एक दूसरे के लिए? ठीक, तो वो राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग, बहुत दिनों से हम लोग बहुत समझदार तो हैं ही। तो फिर वो जो ज़रूरत से ज़्यादा जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कल परसों तक तो बहुत सारे क्लूज दीदी ने दिया, तो आप सबको भी बहुत कुछ पता चला। अब एहसास क्या हो रहा है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों एनरिचिंग नहीं हो रहे हैं, क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? माइक लेके अगर ठीक है। Ma'am, it's very common thought. Nature can fulfill our need, but cannot fulfill our greed. तो ये भी तो And पता we ही are था, greedy. ये भी हम सब जानते थे, फिर भी उस जानते ग्रीड हैं। के दौड़ में भाग रहे हैं। नहीं भाग नहीं रहे, कोशिश करते हैं अपने एंड पे जितना संभव हो पाता है, पर उसकी क्वांटिटी कम है, जो करने वाले लोग हैं वो कम हैं, जिस जी। हिसाब से खराब हो रहा है। ठीक जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? ये एज कोटेड बाय महात्मा गांधी जी, उन्होंने बहुत पहले वाली बात बोल दी है, देयर इज एनफ टू सेटिस्फाई द नीड, एनफ रिसोर्सेज आर देयर इन द नेचर टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ एवरीवन, बट नॉट एनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल, एंड इट इज़ कमिंग बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, कंपेरिजन, ईर्ष्या, जेलसी, जो भी चीज़ हम नहीं चाहते उसकी वजह से आ रही है, और जो चीज़ हम चाहते हैं वो हम कर नहीं रहे हैं। तो देयर इज़ ए नीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा साकार रूप में लेकर आएँ। तो वही अच्छी अच्छी बातें भी पता था और इम्प्लीमेंटेशन करना है ये भी पता था, लेकिन फिर भी हम समझदार भी थे पहले। क्या अगर हम वर्कशॉप से पहले समझदार नहीं थे? लेकिन उस समझ को अब हमने जांचना शुरू कर दिया, और वो जो जांचने का जो वो टूल है हमारा, वो बहुत ही हमारे क्लोज है ना? और वो क्लोज क्या है? वो पहले हम जांचते थे दूसरों के रेफरेंस से, किसी ने कह दिया, कहीं से सुन लिया, किसी को रोल मॉडल देख लिया, लेकिन जब हम अपनी सहजता में जाकर देखते हैं, नेचुरली हम देखते हैं, तो लगता है कि कितना इजी है। इसलिए बस इतना सा अंतर है, बाकी सारे ये सारे शब्द थे हमारे पास, ये सारे इन्फॉर्मेशन थे, लेकिन बस इतना सा अंतर है कि वो सहज स्वीकृति में क्या है, तो वो मुझे बड़ा ही आराम दे रही। थॉट प्रोसेस में इतना आराम लग रहा है, तो जब करेंगे तो कितना अच्छा होगा, ये कुछ विजुअलाइज हो पा रहा है। अब जो ह्यूमन बीइंग है, ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, अब ये कर क्या रहा है? एक्सप्लॉइट कर रहा है। कहाँ कहाँ जाकर एक्सप्लॉइट कर रहा है? लेकिन है क्या? हमारा जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो एक दूसरे को फुलफिल करने का, सहयोग करने का, लेकिन हम कर क्यों ऐसा रहे? Once human beings understand, they can be fulfilling for all four orders. अब ये अंडरस्टैंड क्या है, तो फिर से रेफर करना है हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस को, कि मेरी समझ है कि मैं चारों स्तर पर जब तक व्यवस्थित नहीं रहूँगी, मैं समझदार नहीं हुई हूँ। क्यों? क्योंकि वही मेरे सुखी होने का आधार है ना? किसी एक क्षेत्र में बहुत बढ़ गए, बहुत पैसे हो गया, बहुत घर हो गया, है ना, बहुत बड़ा पोजीशन हो गया, लेकिन समाज में वो सारी चीज़ें नहीं है जिसमें अच्छा एजुकेशन मिले, जिसमें वो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले, तो क्या मैं सुखी रह पाऊँगी? है ना? तो इस तरह से जब समग्रता में देखते हैं तो लगता है कि मेरी समझ जो है वो व्यवस्था के अर्थ पर होनी चाहिए। तो एकदम से अगर हम कहेंगे कि हमारी समझ नहीं है, तो ये भी एक मान लेना हुआ, लेकिन उसको जांच कर देखेंगे कि समझ क्या है, तो समझ जो है
मेरे व्यवस्थित होकर जीने में है। क्यों? जब तक चारों स्तर पर व्यवस्थित होकर नहीं जिएंगे सुख सुनिश्चित नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि पदार्थ अवस्था में रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग है। हम देख रहे हैं कि कैसे लोहा और हवा या लोहा या पानी जब ये मिक्स एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो कैसे ये एक वो रस्ट होता है ना। वैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो वो पानी बनता है। तो इस तरह के अनेकानेक उदाहरण हम देख सकते हैं कि इसका ऑटोमेटिक पहचानना और निर्वाह करना है, इसमें हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। वैसे ही प्लांट ऑर्डर में भी है कि ये रिकॉग्नाइज और फुलफिल करता है कि इसको धूप की सूरज की रोशनी मिलती है, पानी मिलता है तो ये बढ़ता है ना। तो इसमें क्या है कि पहचानना निर्वाह करना है और प्राण अवस्था में भी पहचानना निर्वाह करना है। फिर जब जीव अवस्था को देखते हैं हम तो इसमें पहचानना और निर्वाह करना, इसमें जो है ये भी सर्टेन एलिमेंट्स के साथ इसके शरीर की जो व्यवस्था है वो पहचानने और निर्वाह करने के साथ है। ये सर्टेन चीज़ों को ये खाता है, जीव जंतु खाते हैं, फिर उस हिसाब से इनके शरीर का ग्रोथ होता है, सब कुछ होता है। लेकिन इसके अलावे इनमें जो होता है शरीर के साथ साथ मैं भी होता है, और वो जो मैं होता है वो मानने के आधार पर होता है। वो हम सब ने अब देखा ही होगा जीव जंतुओं में कि कैसे हम गाय को पालते हैं, कुछ लोग कुत्तों को पालते हैं, तो कैसे वो लोग मानने के आधार पर हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। हम उन्हें ट्रेंड करते हैं, अपने हिसाब से हम ट्रेंड करते हैं, लेकिन वही जब दूसरा आता है तो वो दूसरे को दूसरी तरह से रिएक्ट करते हैं, वही कुत्ते। लेकिन जब मनुष्य होता है यहाँ भी मानने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसके आधार में कब मानते हैं? जानकर मानते हैं या बिना जाने बुझे मान लेते हैं, है ना। तो वो जो मानने का जो काम है अगर सही जानने के आधार पर होता है, हम कोई जो हमारा दूसरा रेफरेंस पहले से मिला हुआ है, कभी ट्रेडिशन के फॉर्म में मिला है, कभी किसी फैशन के फॉर्म में मिला है, तो उसको ना देखकर जब जानने के आधार पर, अब वो जानना क्या हुआ, तो जानने के को हम ये जब देखते हैं कि मैं जो हूँ तीनों ऑर्डर के साथ मुझे परस्पर पूरकता में होना ही सहज स्वीकार्य है। अब वो तीनों ऑर्डर के साथ मैं परस्पर पूरकता कब महसूस करता हूँ, कब समझ पाता हूँ? तो जब मैं स्वयं को समझ पाता हूँ कि मैं स्वयं जो हूँ शरीर के साथ सह अस्तित्व में हूँ, मेरी आवश्यकताएं अलग है और शरीर की आवश्यकताएं अलग है। और जब अलग अलग आवश्यकताओं को पहचानते हैं तो फिर जब हम दोनों पे काम करेंगे तो बैलेंस रहेगा या इम्बैलेंस होगा? बैलेंस होगा। हमने जो पहले दिन वो असाइनमेंट में किया था कि समझने के ऊपर कितना समय लगता है, तो जैसे जैसे समझने के ऊपर हमारा समय लगेगा और दूसरों के लिए एज ए शिक्षक हम समझने में सहयोगी होंगे, तो उसका नेचुरल आउटकम यही होगा कि हमारा जो समय है दोनों के लिए ठीक मात्रा में, प्रोपोर्शनेट मात्रा में जाएगा। और वैसे उसी तत्क्षण जो है कि हमारा प्रकृति से दोहन कम हो जाएगा। क्या लगता है? बैलेंस का मतलब यही कि मैं स्वयं की आवश्यकताओं को भी देखूं और शरीर की आवश्यकताओं को भी देखूं। वैसे ही अपने स्टूडेंट्स को स्वयं की आवश्यकता और शरीर की आवश्यकताओं में डिफरेंशिएट करने में अगर मैं सहयोगी होती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके अलावा अगर इस पर भी बात करनी होगी तो वो समय, वो ऊर्जा और वो मेरा कॉम्पिटेंस, मेरी योग्यता चाहिए कि उसी समय में मैं कैसे इस बात को रख पाऊँ। तो जब उन सब चीज़ों में हम बिज़ी होंगे तो हमें समय रहेगा क्या कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग के लिए जाएं। अगर शॉपिंग करके ले भी आए तो हम उनको यूज़ कर पाएँ, उन बर्तनों को, उस गाड़ी से हम खूब घूम फिर पाएँ। हमारे पास समय बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो ये जो कल बहुत देर तक बातचीत हुई थी कि कपड़े कैसे कम कर लें, स्टेटस की बात है, ये है वो है, उसको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए काम करेंगे तो कैसे हम इधर को बढ़ते जाएंगे वो कम हो जाएगा
पता भी नहीं चलेगा। तो इस माइक ले लीजिए। नेचर ने हमको बॉडी दी है, आप जैसे बात कर रहे हैं मैं और बॉडी, ठीक है। मेरी तो बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, आई एम एम्बिशियस पर्सन, पर बॉडी तो ऑर्डर में है, प्रकृति ने ऑर्डर में दी हुई है। तो जब तक मेरे में एनर्जी, आई एम यंग, तो मैं मेरी एनर्जी से ज़्यादा जब अपने जो पोटेंशियल है बॉडी उससे ज़्यादा अगर काम लेती हूँ और बैलेंस में नहीं, तो एक समय आएगा कि बॉडी नेगेटिव रिएक्ट करेगी, और ये सभी के साथ होता है। इसलिए नेचर भी ऐसा ही है, नेचर में बहुत कुछ है, सब कुछ है। अगर नेचर हम ओवर यूटिलाइज करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, तो एक समय आएगा वो भी देना बंद कर देगा, रिवेंज लेगा। तो शरीर भी हमसे रिवेंज लेता है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस आ ही रही है। और एंड वी डोंट नो द नेम ऑफ इवन दैट डिजीज, नए नए फिर डॉक्टर नए नए नाम देते हैं उनको। तो ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी से लेते हैं, वही तो अंत बुरा ही होता है। इसलिए मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप उस बात को अगर कनेक्ट कर पाए कि हमने जब स्वयं में व्यवस्था की बात की थी, तो एट द सेम टाइम हमने ये भी बात की थी कि प्रोस्पेरिटी एंड हेल्थ। जब हम प्रोस्पेरिटी के लिए जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पर हमें रुकना है, हमारी शरीर की कितनी आवश्यकता है, मेरी आवश्यकता, और उसी क्रम में हमारा हेल्थ डिटेरिएट होता है ना। इसीलिए वो मतलब सोच विच समझ के रखा गया है, समृद्धि और स्वास्थ्य। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है, अपने आप को ओवर इवैल्यूएशन, अंडर इवैल्यूएशन और अदरवाइज इवैल्यूएशन, इन सब में से चारों जो ऑर्डर हैं, इनमें से हमने अपने शरीर का, जो मैं हूँ और मेरा शरीर है, तो किसका अधोमूल्यन कर लिया हमने? शरीर का। हमने 300-400 वर्षों पहले ये शुरू किया था कि सबको भोजन मिल जाए, सबको वस्त्र मिल जाए, सबको घर मिल जाए, और वो होते होते कहाँ संवेदनाओं में हम स्लिप कर गए, हमें पता ही नहीं चला। संवेदनाओं से कहाँ हम शो ऑफ में स्लिप कर गए, और वो अब हमारी अर्जेंसी बन गई है। तो फिर इसको पीछे देखने की बात है कि हमने शुरू कहाँ से की थी, और हम वन वे जर्नी पे चल पड़े। तो जब जो सेल्फ का प्रेजेंस जितना जितना हमें दिखेगा, उतना उतना उसकी ज़रूरतें भी दिखेंगी। ज़रूरतें दिखेंगी तो वो 9 भावों पे हम काम करेंगे। 9 भावों पे काम करेंगे तो विश्वास, सम्मान, और जब इन दोनों पे काम करते हैं तो बहुत समय लगता है अपने में, और जो समय लगता है तो फिर अफेक्शन होता है, अफेक्शन होता है तो केयर और गाइडेंस होता है, फिर ग्लोरी ग्रैटिट्यूड से बढ़ते हैं। जब लव पे जाते हैं, वो कंप्लीट वैल्यू को देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा हमारे प्रोग्राम जो दीदी बार बार बता रही थी कि हाउ टू डू, कल बहुत बातचीत हुई थी, कैसे कम करे, क्या कम करे, कुछ नहीं करना, ये हमें ऊपर का समझ में जैसे आएगा कि क्या करना है, तो फिर कैसे वाला प्रोग्राम आप खुद ब खुद बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बना लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, और फिर कैसे छोटी छोटी चीज़ें छूट जाएंगी वो भी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए हमें इसके लिए करना कुछ नहीं है, हमें आगे आगे इस बात को सुनिश्चित करते जाना है कि मेरा व्यवस्थित होकर जीना ही सुख है, और व्यवस्थित होकर जीना चारों आयाम में है। और क्या चारों आयाम से कम में मैं जी सकती हूँ? क्या मेरा जीना हो सकता है? मान लीजिए अगर मैंने छोड़ा कि नहीं जी, मुझे इन संवेदनाओं में बहुत अच्छा लग रहा है, तो वही उसी समाज में हमारे एजुकेशन मिलना है, मेडिकल मिलना है, उसी समाज से घर में सदस्य जुड़ेंगे। अब हम देख ले हमारा सुखी होना हो सकता है तो ठीक है। तो ये जो है मानव में पॉसिबिलिटी फॉर नोइंग हमेशा बनी रहती है। तो ये यही जो है, इस बात को जब हम देखते हैं तो हम यहीं से हमारा कार्यक्रम बदलना शुरू हो जाता है। तो कार्यक्रम में सबसे पहला पड़ाव होता है समझने का, और फिर उसके आधार पे हमारा मानना होता है, फिर पहचानना, निर्वाह करना होता है। अभी आप सब लोग बता ही रहे थे कि समझ की कमी की वजह से ये हमारी सारी समस्या है। लेकिन समझ में साथ साथ, क्योंकि अभी हमारा नया मतलब इंट्रोडक्शन है स्वयं से ही, स्वयं की सहज स्वीकृति को देखना ही, तो समझ बराबर सहज स्वीकृति को देखना। सहज स्वीकृति मतलब व्यवस्थित होकर जीना। तो समझ के साथ साथ सहज स्वीकृति को अलाइन कर लें,
तो बहुत ही आराम देता है। हर एक डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एक बार ध्यान में आ जाए कि मेरी सहज स्वीकृति क्या है, आज से प्रयोग करके देखें तो बहुत आराम मिलता है। उसको देखें, जांच कर देखें, मान न लें। अब यहाँ पर ये आज की प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्स डिप्लेशन और पोल्यूशन। मतलब कहीं भी हम बैठे हैं, एनीवेयर, पूरा वहाँ पर शोरगुल है, सब कुछ है, और मैं शांत होकर बैठना चाहती हूँ, जो भी है। इसमें सहज स्वीकृति कैसे हो? अभी क्या है ना कि सहज स्वीकृति जितना हमने अभी 3-4 दिनों में समझा है, जितने एस्पेक्ट्स को देखा, उसको धीरे धीरे चलें, और फिर उसके बाद बड़े जब वर्कशॉप्स करेंगे तो शोर में भी कैसे हम स्वयं में व्यवस्थित रह सके उसके फिर है, क्योंकि अभी से अभी से अगर हम प्रैक्टिस संभव है तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पहले ये समझ ले कि हमारा सुखी होकर जीना 4 अवस्थाओं में व्यवस्थित होकर है। व्यवस्थित होने के क्या कार्यक्रम है, थोड़े बहुत कार्यक्रम बनने लगे, उससे आराम मिले तो फर्दर वर्कशॉप, फिर फर्दर वर्कशॉप, और उससे फिर जीने का आधार हर एक सिचुएशन में मिलना शुरू हो जाएगा। फिर उसके लिए वही विश्वास सम्मान को सुनिश्चित करते हुए कुछ कार्यक्रम बनाएंगे हम। शोर हो रहा है तो विश्वास सम्मान, पहले तो विश्वास ताकि मुझे गुस्सा ना आए, फिर दूसरा भी मेरे जैसा है। जब ये अपने में सुनिश्चित हो जाएगा तो उसी समय मैं आराम में आ जाऊंगी, फिर अकॉर्डिंगली मैं कार्यक्रम बनाऊंगी कि शोर ना हो। ऐसे ये रिसोर्स डिप्लीशन तो मिसयूजिंग हो गया। मिसयूज जब हम करते हैं, है ना, अगर जुडिशियस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो रिसोर्स डिप्लीशन है। बिकॉज देर इज एन पोल्यूशन, जब अनवांटेड थिंग्स होती है, जैसे बोला शोर मचाना, शोर अगर कहीं से आ रहा है वो अच्छा भी हो सकता है, शोर तो गाने का भी हो सकता है, पर वो मधुरता के साथ होता है, हमें तो बहुत प्रिय है, अच्छा लगेगा, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो जुम्बा हो रहा था तो सब अट्रैक्ट हो रहे थे ना, तो वो तब शोर तो नहीं लग रहा था लाइक दैट। लेकिन अनवांटेड जब होता है, राइट समय पे नहीं होता है, तो वो पोल्यूशन होता है। ठीक ठीक, इसको और भी हम देख लें कि पहले हर एक जितने भी स्लाइड्स आ रहे हैं एक बार अपने आप से देख लें कि रिसोर्स डिप्लेशन जो है वो मुझे सहज रूप से स्वीकार्य है क्या। ये जितने भी जो हमारे खनिज लवण, कोयला और ये बाकी आयरन और फिर मेटल और ये सारे निकाले जा रहे हैं, एल्युमिनियम वगैरह निकाले जा रहे हैं, तो हमारी धरती खोखली हो रही है ना। फिर उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, असंतुलित वातावरण, है ना, मौसम में परिवर्तन, एक्सट्रीम सर्दी, एक्सट्रीम गर्मी। तो क्या ये मुझे सहज रूप से स्वीकार्य है? नहीं है। फिर वो इतना निकाला क्यों जा रहे हैं? वो इंडस्ट्रियलिस्ट निकाल रहे हैं या मैं निकालने में सहयोगी हो रही हूँ? हमारा डिमांड बढ़ रहा है तो वो लोग बना रहे हैं। वो लोग, उन लोगों ने हमारी साइकोलॉजी देख ली है कि हम ज़रूरत से बढ़ते बढ़ते अब हम स्लिप कर गए हैं सेंसेशन में, संवेदनाओं में, तो उस तरह के वो हमें लालच दिखा रहे हैं। तो हमारा डिमांड बढ़ रहा है, उधर निकालना पड़ रहा है, इस तरह से रिसोर्स डिप्लेशन हो रहा है। वैसे ही पोल्यूशन जो है, हम सब हिल स्टेशन, सभी को पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, लेकिन उसी पेड़ पौधे से वहीं से जाकर हम मैगी लकड़ियाँ लाकर, पत्थर लाकर हम अपने घरों में सब लगा के अपने घर को तो कंक्रीट जंगल और सोसाइटी को बना लिया। और संवेदनाओं के लिए, क्योंकि वहाँ का जीवन पहाड़ों का कठिन है, तो हम वहाँ जाकर घूमने जाते हैं, और वहाँ भी जाकर हमने अपनी गाड़ियों के पोल्यूशन छोड़ दिए, पॉलीथीन रैपर्स वगैरह वगैरह डाल के वहाँ भी खराब कर दिया। तो हम यहाँ भी रहेंगे, वहाँ भी रहेंगे, क्यों? तो देख लें सहज रूप से क्या स्वीकार्य है। संवेदनाओं में जीना, वो माइक ले लीजिए, माइक। रियली मैं मतलब 4-5 इयर्स बैक हम वैष्णो देवी गए थे, होली प्लेस है हम सब हिंदूज़ का, और उससे 15 इयर्स बैक गई थी तो इट वाज वेरी क्लीन एंड, बट लास्ट टाइम जब मैं गई ना तो रियली मन को इतना दुख लगा ना
कि पहाड़ों पर दूर दूर तक कैंस और पॉलीथीन्स और माय गॉड टॉयलेट्स के बुरे हाल। तो वो क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम यूज़ करेंगे। मेंटेनेंस के लिए जब पे भी कर रहे हैं तो मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रही? क्यों इतनी शॉप्स खोलने का अलाउड किया गया? ये सब हम तो नहीं कर रहे ना कहीं पॉलिसीज़ बनाने वाले जो हैं वो भी तो इसमें इन्वॉल्व है ना। एक अकेला टीचर बेचारा क्या कर लेगा, वो तो दर्शन करके आशीर्वाद लेके वापस आएगा। बट बहुत फील हुआ कि मतलब होली प्लेसेस का ये हाल है। टूरिस्ट प्लेसेस तो जाओ, भूल जाओ, लेकिन होली प्लेसेस अगर ऐसे हो जाएं तो सच में दिल दुखता है। हाँ ठीक है, मैं जाऊंगी, मैं नहीं फेंकूंगी, मैं अपने बच्चों को कहूंगी बेटा डस्टबिन में डालो, बट व्हाट अबाउट अदर्स? 2-4 को बोलो, लास्ट में तो पता है क्या है, फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड, बच्चे इरिटेट होने लग जाते हैं कि मम्मी सारा ठेका आपने ले रखा है क्या? जब से चढ़े हो आप टोकते ही चले जा रहे हो। और कई लोग तो मुझे ऐसे देखने लग जाते हैं जैसे मैंने सबको पता नहीं क्या कह दिया हो। मैडम प्लीज़ इधर मत डालिए, बेटा उधर डालो, मैं सारे रास्ते टोकती चली जाती हूँ। हम तो टीचिंग का काम वहाँ भी करने लग जाते हैं। सॉरी लेट हो गए। हाँ, तो फिर इसके लिए हमें यही देखना है कि एक एक को टोकते चलेंगे। जो जिस स्कूल से बच्चे निकल के वहाँ पे शॉप निकाल रहे हैं, यहाँ के शिक्षक, राजस्थान के शिक्षक तैयार हो जाएं तो जाएं वहाँ पर पहाड़ों में, है ना। अच्छा, पहाड़ों में इतने कपड़े, इतनी गाड़ियों और ज्वेलरी के साथ जाएंगे तो वो कहेंगे कि आप तो खुद प्लेन में इतना कमा रहे हैं, हम शॉप ना खोलें। तो जब हम समग्रता में हम देखेंगे, समग्रता में चीज़ों को देखेंगे तो धीरे 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 आनी है। लेकिन सर्वप्रथम हमें तो आराम मिलेगा, है ना। पहले कुछ लोग जाते थे तीर्थ करने, अब सब लोग जाते हैं, तो मार्केट क्यों ना खुले। अच्छा, हम जब वहाँ तीर्थ पे जाते हैं तो हम यहाँ के फैशन, यहाँ की सारी चीज़ें ले जाते हैं वहाँ, तो वहाँ दुकानें, वहाँ के लोग नहीं फैशन करेंगे। नहीं, और हम खुद ही सुविधाएं चाहते हैं वहाँ पे। अगर नहीं होती तो वी कंप्लेन, अरे यहाँ पे ये नहीं खुला अभी तक, वी कंप्लेन। हाँ, तो ये सारा कनेक्टेड है कि हम तो पैसा देने को तैयार है, अभी तक सरकार ने यहाँ पे ये तक नहीं खोला। तो ये सारे पहलू हैं, ये सारे कार्यक्रम है। जड़ में देखें तो हमें, मेरा जो जीना है शरीर पे आधारित है, तो बहुत सारे चीज़ें चाहिए, लग्जरीज। और अगर मेरे स्वयं की तृप्ति चाहिए तो स्वयं की तृप्ति के लिए ये सारे भाव खुद में रहेंगे तो हम खिचड़ी खाकर भी या थोड़ा खाकर भी हम खुश हो जाएंगे। हमें वहाँ जाके बहुत एग्जॉटिक फूड और रेस्टोरेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे जैसे इधर कमी होती है तो उधर बढ़ रहा है। जब शिक्षक और कमाने वाले ही जो हम बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं वही जब ऐसे हो रहे हैं तो उन लोगों की क्या गलती है ना। तो हम अपने बच्चों के थ्रू ही वहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे हस्बैंड भी जो लेके जा रहे हैं, हम भी किसी के घर के बच्चे थे, एजुकेशन के थ्रू हम जा रहे हैं इन सब में। एनीवे, अब यहाँ पे ये पिरामिड, कल दीदी ने बताया ये था कि हम वैसे ही हैं जैसे एक बार किसी राज्य में ये कहा गया कि राज्य के सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ के ले आओ। तो वो मूर्ख व्यक्ति वो था जो जिस डाली पे बैठा था उसी की टहनियों को काट रहा था। तो यहाँ पर हम लोग किस पे हैं देख लीजिए, फिजिकल ऑर्डर, बायो ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर। अगर सुनी जाए तो इसका रिजल्ट बाद में बहुत अलग है। तो उनको खुश होकर भगवान ने वरदान दे दिया। यहाँ भी अस्तित्व में कहीं कुछ ऐसा इक्वेशन बना है जो हमारे लिए समझ की पॉसिबिलिटी बनी है, अपनी सहज स्वीकृति देखने की। एक सेकेंड, आपने वरदान की बात की ना, तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं से ये सहज स्वीकृति देखने की पॉसिबिलिटी बन गई है, जिसके आधार पे समझना बहुत ही आसान है। और आज जो दीदी ने बात की कि ये जो मैं हूँ और मेरी पर्पस, प्रोग्राम और पोटेंशियल, जो हमारा उद्देश्य है, कार्यक्रम है और क्षमता है, वो सबकी एक है, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। तो क्या ये हमारे लिए वरदान नहीं होने जा रहा है? केवल हम अपने सहज स्वीकृति को देख ले तो, है ना। लेकिन बस इतनी सी बात है कि हमें ये दिख जाए कि हम इन तीनों पे कैसे खड़े होके और स्वयं को ही हम नष्ट कर रहे हैं। और इस तरह से हम ये जो देखने की प्रवृत्ति रही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अब कॉम्प्लीमेंटारिटी पे, म्यूचुअल फुलफिलमेंट पे कितनी बात हो गई, इस पे आप सब बड़े अच्छे से बता पा रहे थे, एक्सप्लोर करके देख पा रहे थे
कि हम सब एक दूसरे के कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है। इनफैक्ट मॉर्निंग में भी वैसे ही डिस्कशन शुरू हुआ कि कैसे हम मेल फीमेल बॉय गर्ल डे एंड नाइट हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्या ये हम सब म्यूचुअली फुलफिलिंग हो या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये हमारा आधार है ना। तो फिटेस्ट होने के क्रम में हम क्या कर रहे हैं, खुद को ही हार्म पहुंचा रहे हैं। तो जब इतनी दृष्टि हमारी जाएगी, फिर हम कपड़े खरीदने जाएंगे, गाड़ी खरीदने जाएंगे, कुछ भी है ना, या घर बनाने के लिए जाएंगे, तो एक बार जो वो सोच आएगा और जैसे जैसे फिर समझ पे काम करेंगे, तो फिर उसके लिए हमें नहीं सोचना है, वो ऑटोमेटिकली होगा। उसके लिए ज़्यादा नहीं सोचना है। सोचना क्या है, यही कि क्या मैं ये मुझे नेचुरली एक्सेप्टेड है कि तीनों की क्षति करूं। एक क्वेश्चन काफ़ी है, इसके लिए ना कोई आर्टिकल की ज़रूरत है, ना किसी स्पीच की, ना किसी पॉलिटिशियन की। और अब यहाँ पर हमारा डेफिनेट कंडक्ट हो, इसके लिए हमें हार्मनी में रहना है और इसके लिए शिक्षा संस्कार की ज़रूरत है। ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, 4 बज गया, क्योंकि आप सब अब शिक्षक हैं, खुद ही निष्कर्ष निकाल ही लेंगे कि अपने बस सहज स्वीकृति को देखते रहें और अपने भागीदारी को देखते रहें। और वो भी भागीदारी क्यों, दूसरों के लिए हम नहीं कर रहे हैं, प्रकृति जैसी है वैसे ही बनी रहे, उसके लिए मुझे स्वयं को व्यवस्थित करना है। स्वयं को व्यवस्थित करेंगे तो परिवार भी व्यवस्थित होगा, सारे परिवार व्यवस्थित हो गए तो समाज में भी वो सारा हमने देखा ही है, और फिर प्रकृति भी व्यवस्थित होगी। जी, तो अब ये देख लें कि हम अपनी ऊर्जा को एक एक लोग में बांटें, या इस तरह से इतने लोगों के साथ पहले जो हम लोग समझ चुके इनके साथ बातचीत करें, अपने प्रोग्राम कुछ ऐसा फुलफिलिंग करें कि हम तृप्ति महसूस करें, फिर हम सब मिलकर स्कूल वाइज। इसीलिए इस बात को डेलिबरेटली एजुकेशन में लाना और हमारे लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी की बात है कि हम शिक्षक हैं, क्योंकि वो एक एक को मैं भी पहले बहुत करती थी, बहुत थकान थी, रिज़ल्ट कुछ नहीं था, लेकिन ये जब से मिला तो खुद को कनेक्ट कर लिया इसी से कि इस काम के थ्रू मैं स्वयं में रहते हुए परिवार और समाज में हमारे लिए स्कूल कॉलेजेस हैं, तो ये हम बहुत ही फॉर्चुनेट है कि हमारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो उस बात को रोककर अगर हम स्वयं में ये काम शुरू करें तो ज़्यादा ही उपलब्धिदायक होगी। और इसको बात खुद सहज स्वीकृति के आधार पर देख भी लें, क्योंकि सजेशंस, हाँ, अब यहाँ पर आप अपनी म्यूचुअल फुलफिलमेंट नेचर के साथ इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी के लेवल पर क्या कर सकते हैं। एक 2005 में डॉक्यूमेंट्री थी एंड इनकन्वीनियंट ट्रूथ, इसको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। बाकी अब यहाँ पर इतनी देर जो हम लोगों ने बात की है कि अपनी सहज स्वीकृति को देखना है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट को देखना है और उसी के अकॉर्डिंग जीना है। क्यों म्यूचुअल फुलफिलमेंट देखना है, क्योंकि हम तभी सुखी रहेंगे। हम किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, प्रकृति को जो दीदी ने भी बताया है कि संवर्धित करके, सबसे पहले सदुपयोग से शुरू करें, फिर संरक्षित, फिर संवर्धन। ठीक, अब कोई शेयरिंग और प्रश्न इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ हो ही चुका है, लेकिन अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है कि कुछ कहना है तो कह सकते हैं, अदरवाइज हम शेयरिंग में किन बातों पे ध्यान गया है, एक तो ये पहले अपना इंट्रोडक्शन, फिर किन बातों पे ध्यान गया 3 दिनों में, और फिर आगे क्या करना है। उसको एक बार अच्छा एक बार आप सब अपने मन में, वैसे भी सब लोग फीडबैक नहीं दे पाएंगे, लेकिन खुद को इवैल्यूएट करके देख लें कि मेरा किन किन बातों पर ध्यान गया है और फिर आगे के लिए फर्दर क्या प्लानिंग है। इतना फीडबैक स्वयं को भी, और जो फीडबैक फॉर्म है उसमें तो लिख ही रहे हैं। हाँ, समझने के लिए क्या प्लानिंग है, क्या क्या करना है, नहीं समझने के लिए आगे और क्या क्या कार्यक्रम है, और उसका नेचुरल आउटकम ही होगा करना। Good evening everyone. I am Namita Saxena from Disha Delphi Public School, Kota. So I specially came here just to attend this workshop, a very good workshop. And as I have attended this workshop, I came to know that whatever we are looking in our life or whatever we are actually doing in our life, that is completely different what we get within 3 days. What we have seen within these 3 days, that is completely different to look at our life. As
I am having my daughter that is only, she is only 5 years old, and I left her at home for 3 days and I'm missing her so much. But what I have seen, what I have learned here, that this is the process to make her independent. She is learning something at home by living over there alone without me. With her father, she is living over there and she is learning a lot. As I came to know right now, I was missing earlier, but not now. The second thing, what I have learned, that as a teacher, there are so many aspects, there are so many things which we have to share with our students. Yes, definitely. Earlier, I used to give very commonly the excellent, very good, outstanding, all these over-evaluation words. But now, I have promised myself that I am not going to give all these things. Why so? Because I have learned these are definitely the things which are not intentionally we are doing all these things, but somehow ये कहीं ना कहीं बच्चों को दूसरे बच्चों से अलग कर रहा है. डेफिनेटली वो बच्चा हमेशा हर क्लास में उसी सेम पोजीशन पर नहीं आएगा, बट कहीं ना कहीं उसके मन में इस बात का गिल्ट हमेशा रहेगा कि वाई नॉट मी दिस टाइम. मैं एक बार आ गया, मैं इस बार क्यों नहीं आया, मैं पिछले साल तो फर्स्ट आया था, मैं इस बार क्यों नहीं आया. एंड इन दैट केस वो हो सकता है कहीं ना कहीं डीमोरलाइज अपने आप में हो जाए, या हम नहीं चाहते कि हम किसी भी बच्चे को पर्पसली ऐसा कुछ भी करें, बट डेफिनेटली बच्चों के थॉट्स में अपने आप ऑटोमेटिकली इस तरह के थॉट्स आ ही जाते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द सेम थिंग. Anything else? Yes, definitely. From the next time, as I am from Kota and I came here especially to see, just to learn something from here, and I have learned a lot, and I am going to tell each and everything in very briefly, as I have written each and every notes of yours. So definitely I am going to share each and everything there to my mentors, and I wanted that this type of workshop should be there also. Thank you so much, ma'am. You were too good, and thank you so much to change our life in that way. Thank you so much. Thank Ma'am Upasna for conducting and giving so much very good information about I, body, myself, nature, what is our purpose of education and everything. मैंने ये चीज़ सीखी मैम, सच में बताऊँ तो मैं मेरी हैप्पीनेस के लिए पहले दूसरों पे डिपेंड करती थी, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि फ़र्स्ट आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, देन अदर्स, ऑर्गेनाइज द थिंग्स, देन ओनली आई कैन मेक माई सेल्फ हैप्पी एंड अदर्स हैप्पी. फिर अगर ठीक है, हैप्पीनेस हम में आई है, तो हम अब कुछ ना कुछ कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, फिर वापस मतलब अपनी नेशन के लिए, फिर वर्ल्ड के लिए. और एक चीज़ मैंने जो सीखी है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सन इन राइट वे. कितनी बार हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं जबकि उनका इंटेंशन वो होता नहीं है. तो एक तो समझ होनी चाहिए, उसके पीछे उसका जो फीलिंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद में हम उसको किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं उसको समझने में, और फिर सब कुछ अच्छा होगा. थैंक यू मैम. है मैम कि बस अब अच्छे से समझना है हर चीज़ को, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, मिसगाइड नहीं करना है किसी को. और हमारे बच्चे भी अगर हैं हमसे कुछ आके पूछते तो पहले हमको ये समझना है कि उसका इंटेंशन क्या है, उसका पर्पस क्या है, फिर उसको राइट डायरेक्शन में लेकर जाना है. थैंक यू सो मच. तो हम तो लगातार बोल ही रहे थे और मैम से भी इंटरेक्शन लगातार हो रहा था. बस मुझे जो बहुत मेन बात लगती वो ये कि मानना और जानने में अंतर है. हम बहुत सारी बातें मानते हैं पर जानते तभी हैं जब हम खुद करके देखते हैं. तो बहुत सारी बातें रिपीट हो चुकी है, इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो कुछ हमने यहाँ पे जाना है, माना है या सीखा है या सुना है, उसको प्रैक्टिस में लाने की, वो चाहे फिर एनवायरनमेंट के लिए हो, अपने लिए हो, फैमिली के लिए हो, नेचर के लिए हो, बच्चों के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, उसे करने की कोशिश ज़रूर करेंगे. दैट्स ऑल. I want to show my gratitude that is coming from my heart for my sister, honorable father, as well as the resource persons who have spent valuable
time for us, their precious time for us. And as they have given the valuable, so we have learned many values from them. So very first, self-regulation. If we are self-regulated, we can make others also. The next thing that I have learned, that is to help the others. If I have something, I have to help the other also. Another thing, that mutual understanding and cooperation. So the world is on the mutual understanding and cooperation only. If we are cooperating each other mutually, we are able to sustain, we are able to live long life. So many more things we have just learned. About our family, about how to grow individual, how to just nurture our body as well as the nature. Because nature is giving so many things, our body is also giving us so many things to us to just do a lot and to give back to others. So the world is on that exchange mode, that is give and take. अगर हमको किसी ने कुछ दिया है तो हमें वापस भी देना पड़ेगा. अगर सिर्फ लेते रहेंगे तो खोखलापन और खालीपन ही रहना है, और हमें तो सबको समृद्ध करना है. प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड हार्मनी. थैंक यू. गीता जोशी जी, अक्षित जी, कुसुम सेठ जी. Good afternoon, everyone. Thank you to Dr. Upasana Mishra, our facilitator, and also Dr. Abha Mishra. Very important thing for us is to understand that they came us to enlighten us, not to teach us. What I got, because we are teachers, we know very well. All these things we know very well. So, whenever enlighten us means they just put light on the points what we know already. And this 3 days workshop, in this workshop, I concluded what I concluded, that is I. Means me, myself. If I can correct myself, need not to see others, whether they are correct or wrong. That is their intention. I have to work on my intention, what I am doing. What is my purpose? And when we say about respect, we always expect respect from others. Do we respect ourselves? That is the question to myself. If I respect myself, definitely I will respect others. And in return, what I will get? Respect. But always we see others, what they are doing, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया. बट क्या हम सोचते हैं हमने किसी के साथ क्या किया? क्या मैं सच्ची हूँ? क्या मैं मेरा रिस्पेक्ट कर सकती हूँ? क्या मैंने ऐसा कुछ काम किया कि मैं अपना रिस्पेक्ट कर सकती हूँ? वहीं पर हम पूरी दुनिया के लिए हम ईमानदार हैं. और एक कोट मैडम कहना चाहूँगी अदर देन दिस पॉइंट, कि हम बच्चों की बात करते हैं, हमारे स्कूल में हो चाहे घर पे हो. मैं एक टीचिंग सुन रही थी, तो वहाँ एक पेरेंट्स ने एक सेंट से क्वेश्चन किया कि मेरे 2 बच्चे हैं और उन बच्चों को वो कहना ही नहीं मानते हैं. जैसे हमारी भी प्रॉब्लम होती है, क्लास में हो चाहे घर पे हो, पेरेंट्स की भी ये शिकायत रहती है, मैं कैसे कंट्रोल करूँ उनको? तो सेन ने पता है क्या जवाब दिया कि आप कौन हैं उनको कंट्रोल करने वाले? जैसा आपको नेचर ने ब्रेन दिया है वैसे उनका भी ब्रेन है. आपने ये कैसे अपना अधिकार मान लिया
कि वो बच्चों को आप कंट्रोल करेंगे, नेचर है उनको कंट्रोल करने वाली, उनका ब्रेन है। तो कहते हैं हम पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, आपके भी पेरेंट्स रहे होंगे। सोचो आप जब छोटे थे आप क्या चाहते थे, और पेरेंट्स आप हैं ये देखने के लिए कि वो कहीं गलत हाथों में तो नहीं जा रहे हैं, क्या वो कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, एक माँ अपना अधिकार मानती है बच्चे पर, मैंने तुझे 9 महीने पाला है, पेट में रखा है, क्या ये हमारा अधिकार है? ये हमें एक क्वेश्चन की तरह सोचना है। तो सेन ने यही जवाब दिया कि ये गलतफहमी है पेरेंट्स को कि वो बच्चा आपका है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी इतनी है आप उनको गाइड करें, उनको गलत सही का डिफरेंस बताएं और उन्हें आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। आप एक गाइड हैं, आप अपना अधिकार मत मानिए। लेकिन हम पूरी ज़िंदगी अपना अधिकार मानते हैं। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आती है कि बच्चे बाहर हैं, वो क्यों नहीं आते हैं, आपकी अपनी ड्यूटी पूरी हुई, आपने उनको बड़ा किया, उनको ज़िंदगी में अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, यही तो हमारा मकसद है पेरेंट्स की तरह से। तो हम अब क्यों एक्सपेक्टेशन करते हैं, उनको अपनी लाइफ जीने दो। इमोशनली हमें अपने इमोशंस पर वर्क करना है। बहू से हमें एक्सपेक्टेशन है, क्यों एक्सपेक्टेशन है? एज ए इंडिविजुअल हमें एक्सेप्ट करना है, हम चाहते हैं हमें एक्सेप्ट किया जाए, तो हमें भी उनको एक्सेप्ट करना है। ये मेरी अपनी फीलिंग है, ऑब्जर्वेशन है, और शायद मेरी ये थिंकिंग ही रहेगी। और एक जो बता रहे हैं, मेरा निचोड़ सेल्फ है कि मैं अपने आप को करेक्ट करूं हर फील्ड में, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे दूसरों के बारे में सोचना है, चाहे मेरा फैमिली के प्रति, सोसाइटी के प्रति, नेशन के प्रति। आई शुड फील माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई शुड नॉट क्वेश्चन ऑन अदर्स, वो सही होगा या नहीं होगा। आई शुड फील माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ कैन आई प्रोवाइड माई सेल्फ टू माई फैमिली, माई सोसाइटी, माई नेशन, इवन टू द यूनिवर्स। एंड वन मोर थिंग, जो ये निचोड़ है उसमें मैं, मैडम ने बार बार बोला कि हम सम्मान करें। सम्मान को क्या मैं समझ पाई हूँ आज तक, तो मैं यही कोशिश मेरी पूरी ज़िंदगी में अभी भी मैं कोशिश करती आ रही हूँ और करती रहूँगी। सम्मान क्या है? मैं 2012 से पहले की बात बताती हूँ। मुझे बच्चों पर गुस्सा आता था, छोटी छोटी बात में। ये बुक यहाँ क्यों रख दी, बिकॉज आई यूज़ टू हैव टू सी द थिंग्स ऑन प्लेस। लेकिन मैंने अपने पर काम करना 2012 से शुरू किया, और मैंने ये फील किया, जब मैंने अपने आप पर वर्क करना शुरू किया, ये ऑब्ज़र्व मैंने नहीं किया, बच्चों ने ऑब्ज़र्व किया, मम्मा आजकल गुस्सा नहीं होते हो। आज मैंने ये चीज़ ऐसे नहीं रखी। तो मेरे ये बातें यही है कि जो सम्मान की बात कही है और सेल्फ की बात कही है, आई विल कीप वर्किंग ऑन सेल्फ। थैंक यू सो मच। एंड इस तरह की वर्कशॉप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आई वुड बी हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ सच काइंड ऑफ वर्कशॉप। एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट to have such kind of workshop for students as well as parents. Actually, we teachers, we keep trying, like St. Anselm and Sophia. Vision is value-based education, holistic development. But somewhere or other, we fail to make parents understand. And I don't say that parents don't try. They also try to understand, but somewhere or the other, because of some lackings, they cannot cooperate us. They try, they want to cooperate, but somewhere or other. So I request you, if possible, we can have seminar for parents so, as well as students. Thank you so much once again. Geeta Singh ji. The seminar that was conducted here was really very valuable, I must say, because
just now, means during this session, I came to know the difference between cost and value. So here this session, I must say, was very fruitful, very valuable, and we all came to know many things, and we'll try to use all those things and try to think for the right evaluation also in each and every field. Earlier, we were thinking like we are supposed to take the care of the environment also. But just now I feel the environment is balanced. We only are needed to maintain that balance within ourselves. We are destroying the environment. It's not the environment. It is for everyone. But as a human being, though less in number, but then too creating most of the problems in the environment also we are touching. So that way we have learnt many things. Thank you, ma'am. इसी के साथ अभी हम फीडबैक के सेशन को रोकते हुए वैलिडेशन कार्यक्रम के लिए प्रोसीड करते हैं इस बीच और आप Although many teachers who came here have personally extended their thanks to Ma'am Upasana, Dr. Upasana, but here on behalf of the entire Sophia family, I would like to extend my heartfelt gratitude to Dr. Upasana Mishra, whose insightful inputs, knowledge and expertise on the topic universal moral values has been really very enriching for all of us and has really broadened our outlook. I would also thank Dr. Abha Mishra for throwing light on some of the aspects related to it. A special thanks to respected Father Stanley for his guidance and support in organizing this fruitful session. I would also like to convey sincere thanks to our principal, respected Sister Cynthia, for giving us the opportunity to be the part of this interactive seminar. के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हैं इस सेमिनार के ऑर्गेनाइज़र श्रीमान सुनील जी आगीवाल सर का। सर, आपके इस प्रयास से हमें नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है। धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं सेंट एंसलम स्कूल, मुकबदिर स्कूल व सोफिया स्कूल के से पधारे सभी अतिथिगण, सिस्टर्स। थैंक यू सिस्टर। सेंट एंसलम स्कूल, मुकबदिर स्कूल, सोफिया स्कूल व अन्य विद्यालय से उपस्थित समस्त विधिवत अध्यापक वृंद का आभार, हृदय दल से धन्यवाद। इस कार्यक्रम सेमिनार को सफल बनाने हेतु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रही पूरी टीम को भी सादर धन्यवाद। कार्यक्रम समापन के साथ समस्त सोफिया परिवार एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। I humbly request Father Stanley to share his precious words with us. On behalf of everyone, I would like to also say or express my gratitude to everyone, starting with our resource person, Dr. Upasana Mishra, Dr. Abha Mishra, and also the organizer, backbone to organize this seminar, Mr. Sunil Agarwal. I admire your commitment, the interest that you have taken last 3 days. It is not easy. Perhaps it is the first time in Bhilwara school teachers are having seminar for continuous 3 days and also on Sunday, sitting almost 8 hours a day. It's not easy. Toughest work, especially for the teachers. But you made it. Therefore, I salute, I congratulate each and every one of you. Sophia Anselm, everyone speaks in the city. These are missionaries school. Missionaries, some idea is there in everyone's mind.
we carry out the mission of brotherhood, love, compassion, forgiveness. Having attended 2 seminars of Upasana ma'am and their team, I found not only we the missionaries, there are also missionaries. There are also missionaries. Every religion is taking up, very sincerely taking care of the people, society, with their missionary work. Every religion, not only Christianity. And not only religion, there are social organizations, volunteers, who are ready to take care of the society. And I observe this UHM, Universal Human Values, people who are really committed, highly educated, and they are committed to take care of the society, sharing their own knowledge, their own experience, helping the people to come forward, love the nature, have a peaceful society. And I appreciate these are the people. Today, everything is valued in terms of money. The time we spent, the ideas we share, everything is in terms of money. Whereas, I don't know whether you know or not, these are the great personalities, people who never take money for their service. Last 3 days, we are tired of sitting, but she was not tired of standing and giving the lecture. How it's possible? Their focus is clear. Therefore, they could come forward. Not taking any money, not even tea they are taking. Their travel allowance of everything is of their own. They are also working in institutions. They are taking leave, sometimes leave without payment, loss of pay. Why they are doing? I question myself, where am I? I am missionary, I left my family, my own people. They are not missionaries like me. They have their own family, their own responsibilities, workplace. Still able to, they are giving time. How? Ma'am, on behalf of everyone, we appreciate your good work, both of you and the group you belong to. Yes, like-minded people must come forward. I had a dream. We, both the management, Sophia Girls Senior Secondary School, the principal and the manager sister and the entire family, we had a dream because we wanted to give this values to everyone. Having observed these 3 days, the way you participated and sharing, bringing, assimilating your ideas and started speaking out, started practice is wonderful. I feel my dream is fulfilled now. Thank you so much, ma'am, coming forward. And one word I like to say, few words about Mr. Sunil Agarwal. He was a businessman, politician, contested in MP election in Bhilwara, and so many experiments he did. Finally, he left everything. He wants to leave to society something. He wants to give to the future generation fresh air. He wants to give a land where people, future society can live very peacefully. And he is committed. He is organizing such seminars in Bhilwara, practically every month on various places. Full time he is doing. This is another motivation and inspiration for me. Tirelessly he does. I remember Abdul Kalam ji was always active. Somebody questioned how you could be so active. He said once, while coming down from the lift, before coming down, I planned out what can I do for others.
he also mentioned there is a special joy in giving rather than taking. He realized and he enjoys. That's a motivation, inspiration he gets. So these are the people who are transforming the society and enlightened our minds. Thank you once again. I express my gratitude, though this sister principal and manager of Sophia Girls Senior Secondary, they had a top level meeting at the society level, they had to rush. Last 2 days they couldn't be here, but now they are here. But in their absence, things went everything well. Nothing was lacking. So systematically, I don't know who was coordinating, things was going on well. Perfectly, very meticulously, things were done. That is the best management. In the absence of the captain, things must go well. That's what we acknowledged. Thank you, sister, for this beautiful arrangement, and thank you, Sophia family, for keeping up the spirit. Keep up the same spirit. I also thank you, Mr. Sanjay, and all the volunteers. There are a number of volunteers. They are always with Mr. Sunil, and wherever there is meeting, they are there. So on behalf of everyone, I thank and express my gratitude for everyone. Thank you. God bless you all.